हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला बनाया था। क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। किसके लिए? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी गिवन हो जहां वेलोसिटी इज गिवन हो, बट कंडीशन कैसी हो? व्हेन टाइम इज सेम, मतलब जर्नी का टाइम सेम हो, ए से बी, बी से सी, ये टाइम इंटरवल सेम दे रखा हो, तो सिंपल हम क्या यूज करेंगे? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, सिंपली जो भी वेलोसिटीज गिवन होंगी उसको हम सिंपली ऐड करके अरिथमेटिक मीन को आराम से कैलकुलेट करके एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली फिर हमने बात करी थी किसकी? व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब किसी कंडीशन में डिस्टेंस सेम होगा, टाइम अलग अलग होगा और जो बॉडी होगी वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाने वाले हैं? हार्मोनिक मीन 2/1/v1 प्लस 1/v2 एंड सो ऑन। तो इतनी बात हम लोग कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज इनकी बेस पे क्वेश्चन को हम पहचाने कैसे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हम वो करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए ना वाला, उसी की बेस पे अपना एक फिगर अब माइंड में बनाते चलो, या एक कॉपी पेंसिल लेके अपने आराम से माइंड के अंदर या कॉपी के अंदर फिगर बनाओ पहले इसकी। क्या बोल रहा है? देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि वो ए से चला होगा, बी तक मूव करा होगा, ए से बी चला, इसको क्या बोला? फॉर, देखो, फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम। फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम मतलब जो टाइम लिया उसने बच्चों t/2 लिया, ठीक है। और मूव किससे कर रहा है? यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात यहाँ तक? आगे बढ़ो। फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ टाइम इट मूव विद, अब जो बचा कुछ आधा टाइम है, जो बचा कुछ बच्चों आधा टाइम बचा है आपका बी से लेके सी, इसको मैंने माना बी से लेके डी तक, इसको क्या बोल दिया? t/2। अब डी क्यों माना है अभी समझ जाता हूं। देखो, फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ टाइम इट मूव विद, आधा टाइम इससे हो गया, आधा टाइम वो हो गया, किससे मूव करा? 30 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एवरेज स्पीड। बच्चों उसने क्या बोल दिया कि जो फर्स्ट हाफ है वो 40 मीटर से चला, जो सेकेंड हाफ टाइम है उसने दो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, मतलब बी से पहले वो सी गया है, और जब वो बी से सी गया है बच्चों तो उसकी स्पीड दे रखी है आपको, वो दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो स्पीड है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर क्या बोल रहा है? फिर वो जो बाकी की जो डिस्टेंस बचा यहाँ से, जो बाकी जो डिस्टेंस बचा वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? मतलब क्या हुआ कि पहला हाफ टाइम तो उसने 40 से कवर कर लिया, लेकिन बाद का जो हाफ टाइम था उसने दो डिस्प्लेसमेंट में कवर करा। मतलब बी से लेके सी का पॉइंट बच्चों, बी से लेके बी से लेकर सी का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको वो भी एस है, और सी से लेकर ये भी डिस्टेंस बच्चों एस दे रखा है। ये बात बोल रखा है, देखा ना, बोल रहा है फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ 20 मीटर सेकेंड एंड 20 मीटर सेकेंड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि अब यहाँ पे ये देखो कि जो बी से सी गया और सी से डी गया, इसमें दो अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। तो एक बात समझ में आ गई, बी से डी के अंदर का जो फिनोमेना है ये किस पे काम कर रहा है बच्चों? ये काम कर रहा है अपना व्हेन डिस्टेंस इज सेम, मतलब बी से सी की, तो वी एवरेज निकालें किसका? बी से लेके डी तक का। तो बच्चों कितना मिलने वाला है? सिंपली हमें क्या दिख रहा है? इन दोनों के बी से सी, सी से डी का डिस्टेंस सेम है, मतलब क्या हुआ? 2/1/v1 कितना है? 30 प्लस 1/v2 कितना है? 20। जो सिंपल इसका एलसीएम लो, कितना मिलने वाला है? 2/1 कितना एलसीएम है इसका? 60। 2/60 इसका एलसीएम आया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब देखो 60 ऊपर कितना है बच्चों? ये इससे कटा 2 प्लस 3, यानी कि ये कहाँ जाएगा आपका? सबसे ऊपर, यानी कि 120/5। बच्चों से काटे पीटी करो,
कितना है बच्चों 24। मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 40 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गिवन है हमें, सिंपली 24 गिवन है। तो इतना कर लो, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो बच्चों में ये अलग क्वेश्चन आपने उतार लिया है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब देखो ज़रा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी फिगर बनाओ। पहले वो ए से लेके कितना गया बच्चों, बी तक गया, उसका t/2 टाइम दे रखा है और 40 मीटर पर सेकंड से वो आगे बढ़ा। और बी से लेके जो डी का दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, वो अभी हमें निकाल दी कितना 24। किससे मूव कर रहा है 24 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम दे रखा है बच्चों, ये भी t/2 है। अब हमने क्या देख लिया, ए से बी का टाइम क्या है t/2 और बी से डी का टाइम भी क्या है बच्चों t/2। मतलब यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जिस फॉर्मूले में टाइम सेम होता है। तो सिंपल हमें क्या देख रहा है, तो वी एवरेज कितना होगा हमारे पास, सिंपली वी एवरेज इज इक्वल्स टू, तो बच्चों वी एवरेज क्या मिलेगा, v1 मतलब 40 प्लस 24/2, 64/2, ये सिंपली कितना मिल जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो पहले आपको क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन में कहानी वो किस तरीके से बनवा रहा है, कि पहले उसने डिस्टेंस सेम कर दिया आधी जर्नी का, फिर उसने पूरी जर्नी का टाइम सेम कर दिया, और फिर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इसकी एवरेज क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से करो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा हूँ, मैं सौरभ कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पे देखो क्या बोल रहा है, द गिवन बॉल मूव विद 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है बच्चों जो कितना मूव कर रही है, आपको एक बॉल को मैंने बनाया जो बच्चों बॉल मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन रिटर्न्स बैक। मान लो कोई यहाँ पे वॉल है, कुछ भी है, कोई चीज़ है जिससे ये कोलाइड कर रही है, इससे टकरा रही है, और टकराने के बाद रिटर्न बैक विद 1/3 ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो लौट कर आई, जो लौट कर आई बच्चों, वो कितनी आ रही है 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, इनिशियल कितनी है इसकी 30, और जब लौट कर वापस आ रही है 1/3 ऑफ इनिशियल है, मतलब 1/3 ऑफ इनिशियल कितनी है इसकी 30। इसका मतलब क्या हुआ, लौट किससे आ रही है बच्चों, वो 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर कहानी पूरी अच्छे से। क्वेश्चन में ये है, बॉल ऐसे जा रही है, टकरा के लौट के यहीं पे वापस आ रही है। बस फ़र्क क्या है, जब किसी चीज़ को हम वॉल पे मारते हैं वो उतनी स्पीड से नहीं आता जितनी स्पीड से उसको हमने मारा होता है। कुछ ना कुछ उसकी स्पीड काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या हीट एनर्जी की फॉर्म में, टकराने की फॉर्म में, डिफॉर्मेशन की फॉर्म में, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट हो जाती है। ठीक है, वो कहाँ जाती है, वो सराउंडिंग में चली जाती है, और फिर वो लौट के वापस आ रही किससे 1/3 ऑफ 30 इनिशियल वेलोसिटी। तो कितनी मिल गई बच्चों मुझे 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर कहानी। अब सोचो फाइंड एवरेज स्पीड पूछ रहा है और इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अभी बताना है इस कंडीशन में आपको बच्चों कि दिख क्या रहा है, सेम क्या है, टाइम सेम है या आपका सिंपली इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, चीज़ सेम क्या है इसमें। देखो ज़रा, बॉल बच्चों यहाँ से गई, यहाँ टकरा के लौट के फिर के यहीं पे आ गई, मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपका बच्चों डिस्टेंस सेम दे रखा है। डिस्टेंस सेम है तो बात समझ में क्या आ गई, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी एवरेज इज इक्वल्स टू, अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जहाँ बॉल ऐसे गई टकराई लौट के यहीं पे आ गई। अभी जो पिछली बार हमने क्वेश्चन करा था उसमें बच्चों मोशन कैसा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो हमने आराम से जो इसकी एवरेज वेलोसिटी थी वही इसकी एवरेज स्पीड थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है फिर टकरा के पीछे भी आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ कोलिजन हुआ है वहाँ इसके डायरेक्शन में चेंज आया है। और एवरेज वेलोसिटी हो या सिंपल वेलोसिटी हो, दोनों किस पर डिपेंड करती हैं, उसके डायरेक्शन के ऊपर। अब खुद बताओ, जब बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी लौट फिर के यहीं पर आ जाएगी, व्हाट अबाउट टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बच्चों हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम ये यूज़ नहीं कर सकते वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला ये एक फॉर्म है किस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की, ये आपका मेन जनरल फॉर्मूला है। तो पहले इसको ना देखते हुए हम पहले इस पे आकर चेक करेंगे क्या ये कंडीशन तो नहीं बन रही। हमने देखा यही कंडीशन बन रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन उससे पहले ये कंडीशन भी एप्लीकेबल हो रही है, मतलब क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे 0 हो रहा है। तो आपको पहली कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों 0 मिल जाएगी।
अब बात करते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड की। क्या एवरेज स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती? मतलब क्या हुआ, वो कितने भी टर्निंग पॉइंट पे आ जाए, जो एवरेज स्पीड एक बार निकल गया वो निकल गया भाई, अब वो उसमें कभी नेगेटिव में या जीरो नहीं आती, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। अब जहाँ बच्चों डिस्टेंस सेम है तो सिंपल फॉर्म में लगा दो 1/1/30 प्लस 1/10। क्लियर बात? अब यहाँ प्लस माइनस कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हम बात किससे कर रहे हैं बच्चों, स्पीड की बात कर रहे हैं। अब 30 मैंने क्यों लिया, इनिशियल की आपको दे रखी है, लौट के किससे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो अगली मैंने ये ले लिया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लोगे, यू गेट द फाइनल एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन हिट द बॉल। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसका, एन ऑब्जेक्ट मूव हाफ डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड हाफ विद 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, वो सिंपल सी इक्वेशन बनानी है, एक ऑब्जेक्ट मूव करा किससे 10 मीटर पर सेकेंड से हाफ डिस्टेंस, और फिर मूव करा है वो हाफ डिस्टेंस यहाँ से लेके जाता है किससे 20 मीटर पर सेकेंड से। बच्चों यहाँ पे हमें क्लियर साफ दिख रहा है कि हाफ डिस्टेंस पहले 10 मीटर से, फिर हाफ डिस्टेंस फिर 20 मीटर से। तो आप क्या समझ गए, टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है? देख के बताना, हाफ डिस्टेंस फिर हाफ डिस्टेंस, मतलब दोनों तरफ का डिस्टेंस आपको इक्वल अमाउंट में दे रखा है। तो फिर समझ गए क्या लगाना पड़ेगा हमें, सिंपल ई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लगा दो V एवरेज इज इक्वल्स टू 2/1/10 प्लस 1/20। इसको सॉल्व कर लो आराम से, जो इसका सिंपल आंसर निकल कर आ जाएगा। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जब भी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, हमें सारी बातों को चेक करना है। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो तो नहीं है, क्या टाइम सेम तो नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट सेम तो नहीं है, सारी कहानी को हमें बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है और 2 मिनट में हमें सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना है। ठीक है बच्चों, समझ गए, ये भी ईजी है, बाकी सॉल्व कर लोगे आराम से, एलसीएम लिख के इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट 7 सेकेंड। क्या बोला कि ऑब्जेक्ट जो है, जो यहाँ से चला होगा, मूव कर रहा है कितने 10, ऐसे यहाँ मूव कर किससे 10 मीटर पर सेकेंड से, और उसने जो टाइम लिया है यहाँ से यहाँ आने का बच्चों, वो लिया है आपका 10 सेकेंड। उसको मैंने नाम बोल दिया ए से लेते वो बी तक आया है। ठीक है, यहाँ तक। फिर बोला है विथ व्हाट वेलोसिटी ही शुड मूव फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, जब कितनी देर के लिए, 5 सेकेंड के लिए, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है। ठीक है, सच दैट एवरेज वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात? देखो, अब देखो इस कंडीशन में ना टाइम सेम दे रखा है ना, और ना डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, ना डिस्प्लेसमेंट की हमें कोई नॉलेज। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन ना बने तो हम सिंपल कर जाएंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला है उस सीधा उसके बाद जाएंगे और उससे कहानी अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये कि एवरेज स्पीड फाइंड कर, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, क्या यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? क्या यहाँ की आपको वेल की वेलोसिटी पता है, यहाँ के बच्चों टाइम पता है, आपको फॉर्मूला पता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको निकालना क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं एस से, अपॉन टाइम निकालना क्या है आपको, एस निकालना है। तो वी टी इज इक्वल टू सिंपली एस के बराबर, वी है 10, टाइम है सेकेंड, यानी कितना मिल गया आपको 70, प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 5v। तो बच्चों के ऊपर आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या चाहिए आपको टाइम, तो 7 + 5 वी गेट 12। क्या एवरेज वेलोसिटी पता है आपको कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे रखा 30 इक्वल्स टू 70 + 5v अपॉन 12, और 12 को अदर मल्टीप्लाई करा, 30 × 12 30 × 12 इज इक्वल्स टू 70 + 5v। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, 70 को उधर फेंक दोगे, आपका आंसर सिंपली निकल कर आ जाएगा। तो कर लो इसको एक बार जल्दी सब। कितना आ गया ये 36 है ना। ठीक है, और इसको इधर फेंक लो कि जो भी इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके अपने आराम से v निकाल लो यहाँ से बच्चों।
ठीक है। अब 70 को तो लेकर आ जाओ, -70 इज टू 5v। अब 70 को माइनस करो 290 इज टू 5v, 290 अपॉन 5 इज टू v। उसको सॉल्व कर लो अपना आराम से, v एवरेज आपका फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को पैटर्न को सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने देखो डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करे, फिर स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एवरेज स्पीड पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, टाइम सेम कंडीशन पढ़ी, डिस्टेंस सेम कंडीशन पढ़ी और जनरल फार्मूला भी देखा। इन सारी कहानी को हमने एक फॉर्मेट में पूरा पैक कर दिया। अब थोड़ा बहुत और आगे समझते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम टाइम से कंपेयर करा दें तो उसका मतलब क्या हुआ, वो कंडीशन क्या बन जाती है, डिस्टेंस को जैसे टाइम से कंपेयर करा रहा, हमें क्या मिल गया बच्चों, स्पीड मिल गई। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को टाइम से कंपेयर करा दिया, हमें वेलोसिटी मिल गई। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब उसी बेस पर हमने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर क्वेश्चन में ये बोले कि आपकी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अब क्या क्वांटिटी हमें मिलने वाली है, तो हमने एक और नियम बना दिया कि अगर जब भी हमारी स्पीड या जब भी हमारी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज होगी, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, अपना एक्सेलरेशन। ठीक है। तो आप शुरू करते हैं अपना एक्सेलरेशन, इसको जल्दी से पूरा करो। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने बच्चों एक्सेलरेशन पे। पहले हम समझेंगे एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता क्या है। आज तक जितना भी हम लोग पकड़ पाए, बस क्या पढ़ा है हमने कि चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल फील क्या है, पहले इसको हम समझते हैं, फिर इस पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। डालो हेडिंग एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपको सिंपली चेंज इन वेलोसिटी with respect to time gives acceleration। मतलब क्या होगा बच्चों, a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी vu माइनस टी अपॉन टी के बराबर। इसकी बच्चों यूनिट क्या होने वाली है, ऊपर देखो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या है आपका सेकेंड, यानी कि सिंपल क्या मिलने वाली है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास ये एक्सेलरेशन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और बताओ उसके बारे में, यूनिट हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा हम पहचाने कैसे कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप भूल भी जाओ कि वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, बस याद रखो कि जब भी स्केलर और स्केलर का ताल्लुकात बनने हो तो मिलने वाली क्वांटिटी भी स्केलर होती है। जब भी वेक्टर में ताल्लुकात बनने हो तो मिलने वाली क्वांटिटी भी स्केलर कहलाती है। जब वेक्टर स्केलर में ताल्लुकात बनने हो तो मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी, और जब स्केलर वेक्टर में ताल्लुकात बनने हो मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर मिलेगी। कुल मिला के बाद ये समझ में आ गई, जब भी सेम नेचर की बात करेंगे हमें स्केलर मिलने वाला है, जब अपोजिट नेचर की बात करेंगे हमें वेक्टर मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखो क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ए क्या होगा हमें नहीं मालूम कि स्केलर है वेक्टर है। फॉर्मूला हमें मालूम है क्या, ए की बच्चों जो वैल्यू है ए बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब क्या हुआ, ये कैसी क्वांटिटी है, ये आप बोलोगे ये ऊपर वाली वेक्टर है और नीचे वाली कैसी है आपके पास स्केलर है। और मैंने क्या बताया, जब एक वेक्टर हो, स्केलर हो, एक वेक्टर हो, स्केलर हो, मिलने वाली कौन सी क्वांटिटी होगी हमें, वो स्केलर मिलेगी। एक एग्जाम्पल मैंने बोला एफ इक्वल्स टू एम ए, फोर्स कैसा है बच्चों आपके पास स्केलर, लेकिन एक कैसा अभी बताया वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर वी गेट द वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिंपल पहचानने का तरीका है। अगर हम भूल जाएं कि जो गिवन क्वांटिटीज है हमारे पास वो स्केलर है वेक्टर है, सिंपल उसका फॉर्मूला पकड़ो और फॉर्मूले में चेक कर लो कि मिलने वाली जो क्वांटिटीज हमें दे रखी हैं, क्या एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो मिलने वाली भी कैसी होगी, वेक्टर होगी। मतलब सेम नेचर का स्केलर, अलग नेचर का वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं जरा इसके अंदर। अब देखो उसका फील क्या है एक्चुअल में, मतलब मैं सिंपल बोलूँ आपसे, ये बताओ कि एक्सेलरेशन किसी का अगर ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बच्चों उसका मीनिंग क्या है।
अब समझो जरा अच्छे से, मैंने इसको ब्रेक कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड। कहानी समझ में आई? अभी बताओ 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? इससे अभी रुको, ये समझो। मैंने बोला, अभी इसको बिल्कुल भूल जाओ। मैंने बोला कि किसी चीज़ की एक बॉडी है जिसकी स्पीड दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि वो बॉडी की 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 1 सेकेंड के अंदर। क्या बात समझ में आई? दोबारा देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, 10 मीटर पर सेकेंड किसी बॉडी की बच्चों स्पीड है। इसका मतलब ये हुआ वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 1 सेकेंड के अंदर। क्लियर कहानी? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ सुनो। एक का मतलब क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड देखो, सुनो अच्छे से ज़रा। सिर्फ यहाँ बोल रहे हैं कि वो डिस्टेंस कवर करती है 10 मीटर 1 सेकंड के अंदर, डिस्टेंस कवर करती है 5 मीटर 1 सेकंड के अंदर। लेकिन एक्सेलरेशन जो हमने डिफाइन करा है कि चेंज इन स्पीड का जो चेंज है वो कैसा दिखा रहा है आपको, कि चेंज इन स्पीड हर 1 सेकंड में जो स्पीड का चेंज आ रहा है बच्चों वो 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड चलती है 1 सेकंड में, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने पहले क्या डिफाइन कर दिया है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट द एक्सेलरेशन। ये बात को बड़े माइंड से अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ पे हम क्या नहीं बोल सकते इसको। अच्छा, अब ये चेंज इन स्पीड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, स्पीड बढ़ती फॉर्म में हो सकती है, स्पीड डिक्रीज फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन मिलने क्या वाली है हमेशा जब भी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। और मैंने एक एग्जांपल और यहाँ पे लिया कि a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है 1 सेकेंड के अंदर। क्लियर बात? वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है हर 1 सेकेंड के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझो, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। मैंने बोला कि a की वैल्यू बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और a की वैल्यू बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसको मैं क्या ब्रेक करूँगा, 10 मीटर पर सेकेंड बच्चों, इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा, -10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात समझो, स्पीड का जो इंक्रीजमेंट है, जो चेंज है वो कैसा है, आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव। मतलब क्या बोलने वाले हैं, स्पीड इंक्रीज हो रही है कितने से, 10 से हर 1 सेकंड में। कहानी समझ में आई? स्पीड चेंज हो रही है, चेंज में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। अब आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव का। हम क्या बोलने वाले हैं, स्पीड 10 की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है हर 1 सेकंड में। अब देखो माइनस लगा हुआ है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है हर 1 सेकंड में। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है किसका, एक्सेलरेशन का। वो हमें ये बताना क्या चाह रहा है और हम समझते क्या है, बताना क्या चाहता है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है या स्पीड इंक्रीज हो रही है। वो किस पर डिपेंड करता है, वो इसके आगे वाले साइन पर डिपेंड करता है। अब इतनी बात जो भी तुम्हें समझ में आई उसको लिखो इन बातों को, और एक ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, और ग्राफ की हेल्प से हम समझते हैं कि किस ग्राफ में स्पीड चेंज हो रही है और किस ग्राफ में स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, करो इसको पहले। चलो बच्चों, अब इस ग्राफ को एक बार तुम समझ लोगे ना तो तुमको कहानी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता क्या है। बच्चों मैं यहाँ पे मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ।
एक ग्राफ आपको सिंपल ऐसे मूव कर रहा है और एक ग्राफ है जो ठीक है। जो तीन ग्राफ बच्चों हमें ये दे रखे हैं और तीन ग्राफ में बताना है कि किस ग्राफ में स्पीड डिक्रीज कर रही है और किस ग्राफ में स्पीड इंक्रीज कर रही है और किस ग्राफ में स्पीड जीरो है। ज़्यादातर बच्चों के माइंड में सवाल आ गया होगा कि इसमें जीरो है, इसमें इंक्रीज कर रही है और इसमें डिक्रीज कर रही है, लेकिन ऐसी कहानी कुछ नहीं है। सुनो बात को अच्छे से। अब बच्चों अब यहाँ पे ये देखो, इस ग्राफ को समझना, इस ग्राफ को मैं पूछूं ग्राफ का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। क्या दिख रहा है हमें? बिल्कुल सीधा स्ट्रेट दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब ए की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है? बिल्कुल कांस्टेंट। अभी बताओ, चलो अभी ये समझ लो कि ए की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। यहाँ बताओ ए की वैल्यू कैसी दिख रही है तुम्हें? इंक्रीज। पहले से निकालो ए की वैल्यू कैसी है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ बताओ ए की वैल्यू बच्चों डिक्रीज कर रही है, लेकिन हमसे ए की वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी में क्या हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि ए की वैल्यू डिक्रीज कर रही हो कि वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही हो। ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो ए की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही हो। ज़रूरी नहीं कि ए की वैल्यू कांस्टेंट हो और वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज कर रही हो। तो अब इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझो जरा अच्छे तरीके से। पहले पार्ट पे आते हैं कि पहले पार्ट पे हमें ए की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है तो वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी। तो बच्चों पहले की बात करते हैं। देखो यहाँ पे अब देखो एक्सेलरेशन कैसा है मेरे पास? कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या स्पीड कांस्टेंट होगी? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? देखो जरा, ए की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है। ए होता क्या है हमारे पास? v माइनस यू अपॉन टी के बराबर। क्लियर बात? अब देखो ए कांस्टेंट है तो ए का हमने क्या देखा, क्या वो नेगेटिव में मूव कर रहा है? नेगेटिव में नहीं मूव कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओवरऑल वैल्यू मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली? वेलोसिटी की बच्चों कैसे मिलने वाली? वेलोसिटी की वो हमें कैसे मिलने वाली? सिंपल पॉजिटिव मिलने वाली है। ठीक है, पहली बात तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गई। आगे बढ़ो। इसमें मैंने क्या देखा कि एक्सेलरेशन पहले मान लो यहाँ पे 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। मतलब क्या हुआ, जो ए की वैल्यू है कुछ भी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या और है, तो इससे तुम क्या समझ पा रहे हो? इससे देखो आगे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आगे बच्चों क्या लगा हुआ है आपके पास? प्लस साइन लगा हुआ है। जब तक एक्सेलरेशन के अंदर प्लस साइन लगा होगा अब फौरन क्या बोलने वाले हो, यहाँ वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज ही करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। इस ग्राफ में आओ, देखो जरा यहाँ पर देखो, और मैं आगे इसको आगे बढ़ाऊँ तो आगे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। मीन्स एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो बच्चों यहाँ वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है ना? किससे? 5 से। फिर देखो सुनो बात को, तुम ये मत समझना कि 4 से 5 हो गया हो तो स्पीड में 1 का चेंज आया। बच्चों ऐसा नहीं है। दोबारा सुनो, स्पीड एक्सेलरेशन में चेंज किसका? देखो एक्सेलरेशन में जो चेंज आया है 4 से 5 हो गया, उसमें तो 1 का आया है। एक्सेलरेशन में जो चेंज आया है 4 से 5 हो गया, वो ये चेंज जो है बच्चों वो एक्सेलरेशन में है। लेकिन बात करूँ किसकी? वेलोसिटी इस कंडीशन में 4 मीटर से हर 1 सेकंड में इंक्रीज हो रही है। इस कंडीशन में वेलोसिटी 5 मीटर से हर 5 मीटर पर सेकंड से हर 1 सेकंड में इंक्रीज हो रही है। इस अगली कंडीशन बनाऊंगा तो वो 6 मीटर पर सेकंड से हर 1 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन मैं सब में पूछूं कि कितना एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ तो सब में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ है। डिफरेंस समझ में अच्छे से आ गया? अगले पे आ जाओ। अब देखो जहाँ पे ये नीचे आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू मैंने बोला इस कंडीशन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। फिर अगली कंडीशन में और नीचे आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। फिर अगली कंडीशन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। अब मेरी बात बच्चों अच्छे समझना, मैं क्या बोलने वाला हूँ कि इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो 6 से 5 हो गया। मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है। कितने से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमने लिखा भी है बच्चों एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? सुनो बात को, वेलोसिटी क्या बोलने वाला है? आगे साइन कैसा है? आगे साइन है पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, यहाँ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, यहाँ बच्चों वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहे डिक्रीज हो रहा हो, जब तक साइन पॉजिटिव रहेगा वेलोसिटी यहाँ पे अभी भी इंक्रीज करने वाली है।
तो अब क्वेश्चन आया सर फिर डिक्रीज कब करेगी, डिक्रीज कब करेगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने साइन क्या बनाया है, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, ये बच्चा आपका ए है और ये आपका बच्चों टी है और ये ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर कहानी। अब मैं पूछूं कि ये बताओ यहाँ पे ए कैसे मिलने वाला है। आपको क्या दिख गया, ए वाई के अलॉन्ग नीचे आ रहा है, तो मतलब ऊपर तो जा रहा है लेकिन पहले कहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, यानी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से a इज इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से a इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसे हो रहा है, पहले कितना -6 -5 -4, मतलब क्या हो, एक्सेलरेशन आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, आगे हमने क्या देख लिया, क्या लगा हुआ आगे माइनस, मतलब क्या हुआ 6 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रही है, 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर देखो ये ए डिक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो बेटा ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कहानी है। जरूरी नहीं कि ए इंक्रीज करे वी इंक्रीज करे, जरूरी नहीं ए डिक्रीज करे वी डिक्रीज करे, ये डिपेंड किस पे करता है कि ए का साइन कैसा है। अगर जब तक ए का साइन पॉजिटिव रहेगा मतलब वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी। बच्चों ए का साइन अगर नेगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ए भी हमारा डिक्रीज है इंक्रीज करे। ये पूरी चार्ट को अच्छे से समझ लो। ये आज जो फील निकल कर आया, किसका फील निकल कर आया, ये फील निकल कर आया आपका एक्सेलरेशन का। करो इसको जल्दी से। अब बच्चों जब हमारे पास सिंपल सी इक्वेशंस थी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कब तक कहानी थी, जब तक हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं था, जब तक हमारे पास स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा था, है ना। जो हमने फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में बच्चों कोई चेंज नहीं था। अब हमने क्या बोल दिया कि चेंज इन वेलोसिटी, क्या अब हमने वेलोसिटी में ही चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नई क्वांटिटी पैदा हो गई, कौन, एक्सेलरेशन। मतलब यह हुआ अब कैलकुलेशन इन फॉर्मूले से नहीं कर सकते, अब हमें नए फॉर्मूले चाहिए, क्योंकि हमने और हम अब आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो अब नए फॉर्मूले निकालने के लिए अब नए फॉर्मूले समझते हैं क्या है। तो नए फॉर्मूलों के लिए जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन आएगा तो हम हमेशा यूज़ करने वाले किसको याद करेंगे, न्यूटन साहब को। तो जब भी हम बात करते हैं न्यूटन साहब की, दिमाग में बस 3 जनरल इक्वेशन आती है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इक्वेशन क्या है, सिंपल देखो जल्दी से, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस के बराबर। ये 3 जनरल इक्वेशन है हमारे पास सिंपल, किसके लिए, अपने ऐसे जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन होगा हम हमेशा इन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। लेकिन इन इक्वेशन को यूज़ करने के लिए बच्चों हमें क्या जरूरत पड़ती है, साइन की। तो याद कर लो साइन का निबंधन कैसा होगा। तो बच्चों कुछ नियम बनाते हैं अपने पहले हम। मान लो ये आपकी सरफेस है, जो सरफेस पे अगर मैंने बोला कि बॉडी यहाँ पर है और इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे करके यू उसका इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो याद रखना जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में हमारा यू मूव कर रहा हो, इनिशियल जो डायरेक्शन हो बॉडी का सारा जो भी इस डायरेक्शन में मिलने वाला है वो हम कैसा लेके चलेंगे, पॉजिटिव। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है उसको भी पॉजिटिव लेंगे। टाइम जो भी चीज़ इस डायरेक्शन में होगी, जो डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी का होगा उसको हम क्या मानने वाले हैं बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट टूल आया है, किसका, इनिशियल का। मान लो अब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैंने पूछा 1 घंटे बाद कितनी है, तो 1 घंटे बाद भी अगर वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। और जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी अगर इस डायरेक्शन में ही है, तो सारी वैल्यू कैसे मिलने वाली है, यू कैसे मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव। तो v फाइनल कितनी मिलेगी, वो भी मिलेगी पॉजिटिव। ए कितना मिलेगा बच्चों, वो भी मिलेगा कितना, सिंपली पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट कितना मिलने वाला है आपको, पॉजिटिव। क्योंकि जो डायरेक्शन इनिशियल का होगा वही डायरेक्शन हम क्या मानने वाले हैं, अपना पॉजिटिव डायरेक्शन मानने वाले हैं। ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है अपने हर कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब एक कंडीशन और बनाते हैं। ये कब था, जब बॉडी मूव कर रही हो। मुझे दूसरी कंडीशन क्या बनाते हैं, ये पहली कंडीशन आपकी,
सेकंड कंडीशन बच्चों क्या है, जब अगर बॉडी रेस्ट में हो, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 होगी तो माइंड में एक बात याद रखना, सारी क्वांटिटी को, जो चाहे ए हो, चाहे वी हो, चाहे एस हो, सबको क्या मान के चलना है आपको, ऑल क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, ऑल क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये बात दोनों रूल समझ में अच्छे से आ गई। ये मोशन कब हो रहा है, जब हम ऐसे मूव कर रहे हो, मीन्स हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रहे हो। वर्टिकल की मैं अभी बात नहीं कर रहा, वर्टिकल की जब बात करूंगा, इन इक्वेशन को भी पहले मैं चेंज कर दूंगा, तब हम किसकी बात करेंगे, वर्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, एक सेकंड को, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे क्या देखा हमने, हमें जब u पॉजिटिव है, सारी क्वांटिटीज को हमने कैसे ले लिया पॉजिटिव, और u जब हमारे पास 0 है तो सारी क्वांटिटी हम कैसे लेके चलेंगे अपनी पॉजिटिव, सब क्वांटिटी कैसे ले चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलो बच्चों इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा एक क्वेश्चन देखो जरा, सिंपल सा। इस पे ये आपकी सरफेस है, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, पूछ रहे फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। ठीक है, टाइम बताओ वो क्या टाइम लेगी ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो बच्चों इसमें बहुत सारी हम कहानी बनाते हैं कि पहले ऊपर जाएगा उसका टाइम निकालो, फिर वो सरफेस पे आएगा उसका टाइम निकालो, दुनिया भर की हम कहानी बनाते हैं। तो अब हम ऐसे कुछ कहानी नहीं बनाएंगे, सिंपल जो जनरल इक्वेशंस हैं, जो जनरल रूल बना चुके हैं, सारा काम हम इस पे करने वाले हैं। अब देखो बताओ जल्दी से, यू कहाँ है, यू कितना दे रखा है आपको, यू दे रखा कितना 5 मीटर पर सेकेंड, और जो डायरेक्शन यू का है उसको हम क्या मानने वाले हैं पॉजिटिव, और जो भी इसके नेगेटिव में होगा उसको, और जो भी इसके अगेंस्ट में होगा उसको हम क्या मानने वाले हैं नेगेटिव। अब देखो बच्चों डायरेक्शन कहाँ है इसका, ऊपर की तरफ, लेकिन हाइट कर दे रखी है हमें नीचे की तरफ, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट मानने वाले कैसे मानने वाले हैं -60 मीटर के बराबर। अब बॉल ऊपर जा रही है बच्चों, बॉल ऊपर जा रही है, मतलब जो उसका एक्सेलरेशन है वो कहाँ पर है बच्चों, ऊपर की तरफ है, लेकिन नीचे कौन खींच रहा है इसको, ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होने वाला है -g, सिंपली हम कितना यूज करेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जरा ग्रेविटी माइनस में नहीं है, सुनो बात को अच्छे से जरा बच्चों, यहाँ पे ग्रेविटी माइनस में नहीं है, लेकिन जो एक ही वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है उस बॉडी पर, जो बॉल पे जो ऊपर जा रही है, उसको सिर्फ खींचने वाला कौन है, ग्रेविटी है। जब तक क्वेश्चन में कोई कुछ बाहर से लगने वाला फोर्स, एयर फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, ऐसा कुछ बोले, तब तक हम कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या मान के चलने वाले हैं, इस पर सिर्फ क्या लग रही है, सिर्फ ग्रेविटी, वो भी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, लेकिन इसका मोशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो क्या लग लिया मैंने इसके -9 ले लिया। बच्चों लगाओ इक्वेशन, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, सिंपली 80 स्क्वायर। चलो h कितना है हमारे पास -60, u कितना है बच्चों 5t, और माइनस हाफ 10t स्क्वायर -60 5t -5t स्क्वायर। इसको उठा के दोनों को उठा के मैं इधर लेकर आया तो प्लस का 5t स्क्वायर -5t -60 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। जो 5 कॉमन निकाल के मैंने 0 में फेंका तो क्या मिलने वाला है, सिंपली t स्क्वायर -t -12 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, t स्क्वायर -4t प्लस 3t, इसको मैंने क्या यूज़ कर लिया, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, तो t को मैंने कॉमन निकाला, 4 -t -3 को बाहर निकाला, +3 को बाहर निकाला, तो t -4 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। बच्चों क्या मिल गया, t इज इक्वल्स टू 4 और t इज इक्वल्स टू -3। टाइम नेगेटिव नहीं होता तो मतलब करना मिल गया कि 4 सेकंड के बाद बच्चों लौट फिर के ये अपनी ग्राउंड की सरफेस पे आ जाएगा।
ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशंस हैं जो हमें यूज़ करनी है कब, जब बॉडी के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और सिंपल इस पर हम अब जो भी हम करने वाले हैं सिंपल जो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक दो एग्जाम्पल और हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और हैं ऐसे करके साइन वाले, उसको और देख लो। पहले जल्दी इसको करो। तो बच्चों हमने एक रूल ये पढ़ा और इस रूल की बेस में सिंपल अपना क्वेश्चन सॉल्व करा। अब थर्ड रूल पे आते हैं। देखो जरा, थर्ड रूल क्या है बच्चों? तीसरा रूल ये है कि जब किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, मतलब उसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा बच्चों, वो भी ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जब बॉडी सिंपल u से ऊपर जाएगी, और जो हमने क्या मान रखा है, जो इसका इनिशियल u होगा मीटर पर सेकेंड, वही हम क्या लेने वाले हैं, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन अब जो a होगा सिंपल a यहाँ कितना मिलने वाला है बच्चों, a इक्वल्स टू -g, ठीक है ना। तो सिंपल 9.8 या सिंपली कितना लेना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बात? तो ये बात तो अभी क्वेश्चन में हमने सॉल्व भी करी थी, समझ में भी आ गई थी। फोर्थ पे आते हैं ज़रा। अब कोई बॉडी है और जो सिंपल नीचे ड्रॉप करा गया उसको ऊपर से, तो अब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो u मीटर पर सेकंड दे रखी है। और बच्चों a कहाँ है उसका, वो भी नीचे की तरफ है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो a होगा, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, मतलब वो कैसे लेने वाली है, पॉजिटिव लेने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, प्लस का 9.8 या सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो रूल्स हमने यहाँ पे और ये पढ़ लिए, ठीक है। पाँचवें रूल पे आते हैं। जो इसका पांचवा रूल क्या कहता है कि जब भी मोशन हम करें अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हो, समझो इस बात को जरा। देखो मैंने क्या करा, यहां से सरफेस से एक बॉल को जहाँ पे थी बच्चों, इस बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका और बॉल लौट फिर के अपने जगह पे ऐसे लौट फिर के आ गई, ठीक है। अब जब बॉल ऊपर जा रही है, मैंने बोल दिया बॉल जो ऊपर जा रही है बच्चों, मैंने बोल दिया वो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रही है। मैंने बोला थोड़ी देर बाद जब मैंने इसकी यहाँ पे वेलोसिटी देखी, अभी तो वो वेलोसिटी हौले इसको मान लो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैंने बोल दिया 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है, इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा तो हौले जब ऊपर जाएगा तो अपनी स्पीड को हौले ये कम करेगा अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही हुआ। जब भी इस पॉइंट पहुँचा होगा तो बच्चों मैंने क्या मान लिया, इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो गई। जब ये और ऊपर पहुंचा होगा तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। जब टॉप हाइट पे पहुंचा होगा तो इसकी स्पीड बच्चों 0 हो जाएगी। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा है बच्चों, वो सिमेट्रिक है। सिर्फ क्या बोल रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई भी एयर फोर्स नहीं है, कोई भी एयर ड्रैग नहीं है, बाहर से कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ये तब की बात कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर काम कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन ग्रेविटी के अंदर में काम करेंगे तो जो सिमेट्री हम बनाना चाह रहे हैं उसको हम याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे जब भी बच्चों नीचे आ रही होगी, इसी पॉइंट के अलोंग जब भी यहाँ पहुँचेगी, इसकी वेलोसिटी आंखें बंद करके हम क्या बता देंगे, वही होगी जो जब जाते वक्त थी, वही इसकी वेलोसिटी आते वक्त होगी। कब, जब बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। मैंने बोला नीचे और नीचे आओ, तो बच्चों इस पॉइंट पे कितनी मिलने वाली है, 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही यहाँ पहुँचेगी, जब निकली थी तो कितनी होगी इसकी, हमेशा 30 मीटर पर सेकेंड। और जब ये यहाँ पहुँचेगी कितनी हो जाएगी इसकी, 50 मीटर पर सेकेंड। कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंदा है कि ऊपर जाने वाली वेलोसिटी का हर एक पॉइंट पर चेक करें और नीचे वाली वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेक करें, वो हमेशा सिमेट्री मिलने वाली है। जैसे एक बात और समझ में आ गई, क्या कि जब नीचे से ऊपर पहुंचा होगा कुछ टाइम लिया होगा, और ऊपर से नीचे आया होगा कुछ टाइम लिया होगा। जब वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम मिल रही है तो मिलने वाली बच्चों वाले टाइम भी हम हर एक पॉइंट पे सेम मिलने वाला है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब बॉडी सरफेस से ऊपर जाती है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जब ऊपर से नीचे आती है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डेसेंट। मतलब क्या हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट हमेशा बराबर होने वाले हैं। कब तक, जब तक कोई बाहर से कोई भी ताल्लुकात ना बने हों। यहाँ पे लिखो इस पॉइंट को, मोशन अंडर ग्रेविटी, टाइम ऑफ एसेंट मीन्स ऊपर जाने का टाइम बराबर है टाइम ऑफ डिसेंट। मुझे क्लियर बात समझ में अच्छे से आ गई वाली बात।
अब थोड़ा और रूल बनाते हैं, मतलब किसका मोशन अंडर ग्रेविटी का रूल बन गया, अब इसके आगे थोड़ा और रूल बनाते हैं, देखो कैसे बन। चलो नेक्स्ट पे आओ जो छठे रूल पे आते हैं इसके। व्हेन एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, मतलब क्या हुआ, अब किसी बॉल को बच्चों मैं अगर ऊपर फेंकता हूँ, ऐसे मैंने उसको ऐसे ऊपर फेंका है ना, अब ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है अभी भी, कहाँ पे, नीचे की तरफ। ग्रेविटी तो हमेशा अपना काम कहाँ करेगी, इसके आगे नीचे जी अभी भी लग रहा है। लेकिन अब देखो व्हेन एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, अब एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो हम क्या नियम बनाते हैं कि जिस डायरेक्शन जब हम चल रहे होते हैं ना, तो एयर जब भी हम फ्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं वो हमेशा हमारे मोशन को अपोज करता है। अब वो चाहे सरफेस पे मूव कर रहे हो तो हमने वही नियम कहाँ बना दिया, जब बॉडी किसी हवा में मूव करेगी तो हवा का लगने वाला फ्रिक्शन भी जैसे सरफेस पे लगता है उसके उल्टी डायरेक्शन में, तो वो भी कहाँ लगेगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में। बच्चों बॉडी का मेन डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, मतलब क्या हुआ, जो हवा का फ्रिक्शन है बच्चों वो कहाँ लगने वाला है, नीचे की तरफ, तो उसको क्या बोल दिया मैंने, एयर फ्रिक्शन। पसंद में कब, जब बॉडी ऊपर जा रही है। अब मैंने क्या बोला कि अब बॉडी जो है आपकी नीचे आ रही है, किस वेलोसिटी से, यू से नीचे आ रही है। क्या ग्रेविटी अब ऊपर लगेगी, नहीं, ग्रेविटी हमेशा ग्रेविटी नीचे ही लगेगी। मतलब जो ए होगा वो कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। अब जो ए होगा वो अभी भी कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। लेकिन एयर अब नेट मोशन नीचे की तरफ है, मतलब लगने वाला एयर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ लगने वाला क्या है, एयर फ्रिक्शन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब खुद बताओ जरा, सोच समझ के खुद सोच बताना कि इस कंडीशन में जो दोनों फोर्सेस हैं हमारे पास, कब, जब बॉडी ऊपर जा रही है, और इस कंडीशन में बच्चों दोनों फोर्स कहाँ पे लग रही हैं, दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रही हैं। अब सुनो बात को, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, जब ये मार्कर ऊपर जा रहा होगा ऐसे करके, और नीचे अभी एक खींच रही थी ग्रेविटी वाली, अब कितनी खींचने वाली है, यहाँ पे 2 खींचने वाली हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी मैक्सिमम हाइट जल्द से जल्द अचीव कर लेगा। दोबारा सुनो, अब सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी इसको अपनी फोर्स से नीचे खींच रही होगी, तो मैक्सिमम हाइट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन जब ग्रेविटी भी खींच रही है, एयर फ्रिक्शन भी खींच रहा है, तो मैक्सिमम हाइट आने में टाइम नहीं लगेगा, जल्द से जल्द अपनी मैक्सिमम हाइट पे जल्दी पहुंच जाएगा। जब जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा तो लगने वाला टाइम कैसा होगा बच्चों, कम हो जाएगा। मतलब जो जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा तो टाइम कम लेगा, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टाइम कैसे हो गया, इसके मुकाबले में यहाँ पे टाइम बच्चों लेस हो गया। टाइम कैसे हो गया बच्चों, लेस हो गया। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, देखो बॉल नीचे आ रही है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, लेकिन एक तो सपोर्ट कर रहा है, एक अपोज कर रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी जल्दी नीचे आएगा कि देर में नीचे आएगा, थोड़ा सोच समझ के दोनों फिगर को बना के बताओ मुझे। ठीक है बच्चों, जैसे कि बात समझ में आ गई कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देखो टाइम कैसे मिलने वाला है आपको, यहाँ पे अब देखो, अब यू नीचे आ रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ रहा है, लेकिन एयर इसको ऊपर खींच रहा है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एयर डायरेक्शन को बोला कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो मतलब क्या हुआ, लेकिन ग्रेविटी में तुम्हें जाने दूंगा, तो एक अपोज में है, एक अपोज डायरेक्शन में है, एक इसके सेम डायरेक्शन में है, तो मिलने वाला टाइम जो होगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, तो मतलब क्या टाइम इसके मुकाबले में ज़्यादा हो या कम होगा, टाइम इसके मुकाबले में ज़्यादा हो, क्योंकि देखो एक ऊपर नीचे लग रहा है ना, जब दोनों को दोनों नीचे खींच रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट जल्दी से पहुँच जाएगा, है ना, मैक्सिमम हाइट जल्दी से पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों नीचे खींच रहे हैं उसको। जैसे मैक्सिमम पहुंचा, अभी नीचे आ रहा है, लेकिन एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, तो टाइम में अब ज़्यादा लेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ेंगे, तो उसका मतलब टाइम यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू टाइम ऑफ एसेंट से। इसके बाद समझ में आ गई बच्चों कि टाइम ऑफ एसेंट कम हो जाएगा यहाँ पे किससे, टाइम ऑफ डेसेंट से, टाइम ऑफ डिसेंट से। कई बात अच्छी समझ में आ गई। तो ग्रेविटी, जब सिंपल मोशन अगर अंडर ग्रेविटी में होगा तो हम बोलेंगे दोनों का टाइम बिल्कुल हमेशा बराबर होगा, लेकिन जब मोशन ग्रेविटी में भी, ग्रेविटी हमेशा काम करेगी, ग्रेविटी में भी होगा, और साथ में हम क्या लगा दें, एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट कर दें, एयर ड्रैग फोर्स प्रेजेंट कर दें हवा वाली, तो हमें याद रखना है टाइम ऑफ डिसेंट जो हो जाएगा वो अब बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू टाइम ऑफ एसेंट से।
तो स्टूडेंट ये पूरी कहानी थी एक्सेलरेशन के बारे में और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ जो भी जितना न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको सॉल्व करेंगे और जितनी भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं इनकी बेस पे उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। इन सारे रूल्स की वजह से जो 6 रूल्स मैंने यहाँ पे अप्लाई करें, इन सारे रूल्स की वजह से जो भी कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं सब कॉन्सेप्ट बनाएंगे और विदिन सेकेंड्स, विदिन मिली सेकेंड, विदिन नैनो सेकेंड अपने आंसर लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट जो बचेगा आपका, बचेगा इसमें ग्राफ को हम कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ की भी हम कुछ बड़ी इजी ट्रिक्स सीखेंगे कि मिली सेकेंड्स के अंदर ग्राफ को आराम से टिक करके फौरन, क्योंकि ग्राफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर साल क्वेश्चन में आता है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, एंट्रेंस में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी लेवल में हो आप, और ग्राफ की इंपॉर्टेंस काफ़ी रहती है। इसलिए हम अपना काम ऐसा करेंगे कि नैनो सेकेंड्स के अंदर अपने ग्राफ को बनाना सीख लें, ठीक है। तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर उसको हम कल आगे पढ़ाएंगे।